विषय के साथ आए हैं, उद्देश्य वही है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। तो हमारे बीच हमारे साथी और युवा उत्साही ग्राम प्रधान जो अपनी मेहनत लगन और आप लोगों के सहयोग से आपके गांव को देश प्रदेश को पहचान दिला रहे हैं, ओंकार पाल जी। और आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के अध्यक्षता में उपस्थित बहुत कर्मठ लगनशील समाज सेवक और भगवताचार्य भी हैं, सुनील महाराज जी। हमारे इस अभियान को आगे बढ़ा रहे देवेंद्र शुक्ला जी, धर्मेंद्र राजपूत जी और आपके पंचायत का स्टाफ, पंचायत सहायक और आप सभी लोग। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग फिर से किसी विषय को समझने के लिए, किसी मुहिम से जुड़ने के लिए ग्राम पंचायत के साथ पुनः खड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप एक दूसरे के लिए ताली दें। आपकी ग्राम पंचायत एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में आगे बढ़ रही है। इसका प्रमाण अभी बीते 24 अप्रैल को जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, उस पर माननीय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए और ग्राम प्रधान जी को प्रमाण पत्र देके ये प्रमाणित किया कि आप सही मामले में सही प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास जो है वो एक व्यक्ति की वजह से तो होता नहीं है, ये आप सब लोगों ने जब प्रधान जी का साथ दिया, गांव में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, उन सबके बीच काम करके निकलना एक बहुत बड़ी टेढ़ी थी। लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, एक बड़ा सम्मान गांव को मिला। इस पिछड़ा विकास खंड को डकोर ब्लॉक माना जाता है, उसमें बहुत पीछे की ग्राम पंचायत एरीरामपुरा को फ्रंट में कैसे लाया गया, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। कहीं आपने की, कहीं आपने की, कहीं आपने की, कहीं हमने की। और जब सब लोगों ने मिलके एक अभियान पे काम किया तो परिणाम अच्छा आया कि नहीं आया? बहुत सारी चीजों के लिए एरीरामपुरा आज जाना जाने लगा। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला जैविक ग्राम भी ये ग्राम बने। बहुत बढ़िया। यहाँ के मॉडल प्रदेश में लागू हो, यहाँ के लोग ना मीटिंग से बदलता है और न तालियों से बदलता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? संकल्प, इच्छा शक्ति। और वो इच्छा शक्ति जो इस मीटिंग में आपके अंदर जागेगी, वो घर पहुंचते पहुंचते बदलनी नहीं चाहिए। कितनी मीटिंग में तालियां बजी, कितनी मीटिंग में उत्साह हुआ और घर पहुंचे तो वही सारी चीजें। तो मेरा अनुरोध आपसे यह है कि अगर आज आप जो समझे, सीखे और आपको लगे कि आपके जीवन में उसका कोई उपयोग हो सकता है, आपके गांव के परिवर्तन में उसका कोई प्रयोग हो सकता है, इस सृष्टि में, इस धरती माता में, इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में अगर कुछ परिवर्तन हो सकता है तो आप लोग इस अभियान से जुड़िए, अन्यथा बिल्कुल मत जुड़िए। ग्राम पंचायत की 6 समितियां हैं स्थायी, जिसमें से एक पहले नियोजन एवं विकास समिति होती थी। अब चूंकि सरकार भी चाहे तो है, हर तरीके से हमने उनको पूरी तरीके से तोड़ डाला। पहाड़ तोड़ डाले, सड़कें बना डाली, जंगल काट डाले, जमीन को प्रदूषित कर दिया, पानी को प्रदूषित कर दिया। प्रकृति से हमें सब कुछ मिला और हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं बताइए? तो इसीलिए सरकार ने नियोजन एवं विकास समिति का नाम बदल के कर दिया नियोजन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। और जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवन की जो विविधताएं हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, कीटाणु हो, जीवाणु हो, इंसान हो, ये सब जैव विविधता का हिस्सा है। और आज मैं आपको बता दूं कि इस जनपद जालौन में पहला गांव एरीरामपुरा है जो जैव विविधता समिति की बैठक इस तरीके से कर रहा है। तो एक बार प्रधान जी के लिए ताली। 572 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन पहली बैठक इस तरीके से एरीरामपुरा में हो रही है। और अगर ये मॉडल लागू हुआ तो हमेशा याद किया जाएगा कि जैविक ग्राम एरीरामपुरा बना। अब जैविक क्या है? जैविक खेती क्यों करें लोग? उससे लोगों को क्या फायदा है, गांव को क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है, प्रधान जी को क्या फायदा है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि 21वीं सदी में हम दोस्ती किसी से करते हैं फायदे के लिए, व्यापार करते हैं फायदे के लिए, या हमारा जो इस समय जो दृष्टिकोण है जीवन जीने का, वो क्या है? फायदे के लिए। और जब तक हमको फायदा समझ में नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। तो हम इससे आपको फायदे बताते हैं। आपको फायदा आपको कैसे समझ में आए?
समझने का तरीका। खेती, भारत गांव का देश है। 80% 78% आबादी हमारी कहाँ रहती है? गांव में। हमारे भारत की जो पहचान विश्व में है, कभी विश्व गुरु भारत था या आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने के लिए जो प्रयासरत है, उसके पीछे के कारण क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचार विचार व्यवहार, हमारे पूर्वज और हमारी नीतियां जो पहले समय की थी, चाहे वो जीवन जीने की हो, रोजगार की हो, कृषि की हो, परिवार की हो या अन्य किसी भी विषय की हो। और भारत के लोगों को अगर कोई ये बताए कि हम आपको खेती करना सिखाएंगे तो ये कितने शर्म की बात है। और गांव के लोगों को ये बताया जाए कि आप ऐसे खेती करिए। अभी मैं बांदा गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहां प्रेम सिंह जी है, वहां ग्रामोत्सव कार्यक्रम किया और वहां पता है उस दिन मैंने नई चीज भी देखी सीखी कि गांव के वैज्ञानिक, ये आज विज्ञान में जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, ये सब भारत में पहले गांव में होता रहा। तो वहां गांव के वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया। ग्रामोत्सव में सम्मान किसका किया गया? कुम्हार का, क्योंकि कुम्हार सबसे पुराना वैज्ञानिक है। उसको यह पता था कि कौन सी मिट्टी से घड़ा बनेगा, कितनी इसको ठोक पिटाई करनी है और कैसे इसको आग में लगाना है और कैसे इसकी ठंडक होगी, कैसे उसने दिमाग में सोचा। ये कौन था? वैज्ञानिक। कहाँ का? गांव का, कुम्हार। अछूत मानते हैं जिसे हम लोग अनुसूचित जाति में चमार कहते हैं, वो कितना बड़ा वैज्ञानिक था। उसे पता था कि मरे पशु की खाल से ऐसे ऐसे करना है, पहले खाल उतारनी है, फिर उसे सुखाना है, उसे नमक में लगाना है, फिर उस चमड़े को पीटना है और उस फिर चमड़े से ये जूता बन सकता है, बैग बन सकता है, ये सब बन सकता है। ये कौन वैज्ञानिक था? हमारे गांव का वही अनुसूचित व्यक्ति जिसका हम पानी पीने से बचते हैं, छूने से बचते हैं। वैज्ञानिक हमारे गांव का कौन था? दर्जी, जिसने बताया कि ऐसे से ऐसा होता है। वैज्ञानिक कौन था? हमारे गांव का लोहार। वैज्ञानिक कौन था? पुराना बढ़ई, जो पूरे आपके कृषि के उपकरण बनाता था, बैलगाड़ी से लेके, हर से लेके, बखर से लेके, नाड़ी से लेके सब। आज ये कृषि इंजीनियर जो बन गए हैं, इनका बेस उनको कहां से मिला? हमारे गांव से, हमारे गांव के वैज्ञानिकों से। लेकिन आज हमने गांव को छोड़ दिया। आज बताओ किस किस बढ़ई के यहाँ गाड़ी बैल में काम हो रहा है, किस लोहार के यहाँ हल पिटाई हो रही है, किस कुम्हार के यहाँ मटके बनाए जा रहे हैं। हमने धीरे धीरे अपनी वैज्ञानिकता दे दी दूसरों को और उनसे लेने लगे, उन पे आश्रित हो गए। ये सच्चाई है या नहीं? और इसका दोषी कौन है? टाटा दोषी है, अंबानी दोषी है, अडानी दोषी है, मल्टी लेवल कंपनियां दोषी है? नहीं है। हम हैं क्योंकि हमने अपने काम से प्रेम नहीं किया, हमें अपने काम में सम्मान का भाव न समझ के अपमान आने लगा। आप समझ रहे हैं भारत में किसान की दुर्दशा क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि 50 बीघे वाला किसान मालिक अपने लड़के को किसान नहीं बनाना चाहता। वो कहता है चाहे 10 लाख रुपया रिश्वत लग जाए, लेकिन लड़का चपरासी बन जाए, चाहे हमारा सरकारी नौकरी बन जाए, खेती में कुछ नहीं रखता। तो साथियों, एक बात आप समझ लीजिए, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। जब आपको अपने प्रोफेशन से, आपके पेशे से, आपके रोजगार से, जिससे आपका जीवन चलता है, अगर उससे आपको प्रेम नहीं है, उसमें आपको सम्मान का भाव महसूस नहीं होता, तो आप जीवन में उसमें सफलता नहीं पा सकते, चाहे कुछ कर लीजिए। और किसान का मोह भंग हो गया खेती से, इसलिए खेती बर्बाद हो गई। आज कंपनियां आगे खेती कर रही है। अभी देखा कितना बड़ा किसान आंदोलन चला, सालों चला। इसलिए चला, किसान खेती करना नहीं चाहता और कंपनियां करना चाहती है तो आंदोलन कर रहा है। तो भाई आप करो ना, किसने कहा आपको खेती रोकने से? लेकिन आप गाय पालना नहीं चाहते, उसका गौमूत्र इकट्ठा नहीं करना चाहते, वर्मी कंपोस्ट बनाना नहीं चाहते, खरपतवार से अपने खेत में कार्बन पैदा नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं क्या? आप तो गए, एक 1350 की डीएपी ली, 340 400-500 रुपए की यूरिया ली और पटक दिया। जो उत्पादन हुआ बाकी आप बैठे बढ़िया। तो पहले ये नहीं होता था, पहले किसान काम करता था खेत में। आज हमें अपने खेत से प्रेम नहीं रहा। मैं अभी बांदा एक कार्यक्रम में गया, आपको बताऊं,
वहाँ एक मठ है महाराष्ट्र का, वहाँ के शंकराचार्य जी आए और जब उन्होंने एक अपना भाषण दिया, संबोधन दिया, तब उन्होंने ऐसी मार्मिक और ऐसी संवेदनशील बातें की लोग सुन के रह गए कि खेत भी आपसे बात करता है। पहले अनाज आता था, की कथा करा रहा, कोई कुछ करा रहा, कोई कुछ करा रहा, हर तरीके से अपने कार्यक्रम करते थे खेतों में। आज कर रहे हैं क्या? बुआई का ठेका दे दिया, बुब गया, हाल गया, काट हुआ है, बात है। तो वो कहते हैं खेत हमसे बात करते हैं। उन्होंने कहा कभी भी आप खेत में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। खाली हाथ का मतलब नहीं, मिठाई लेके जाइए। खेत इंतजार कर रहा है आपका, आप जाइए, खुरपी लेके जाइए, औरा लेके जाइए, कुछ जाइए, 10-5 मिनट उस पर काम करिए, निदाई करिए, गुड़ाई करिए, खरपतवार हटाइए, कोई पौधा लगा उसकी कटाई छटाई करिए, तो खेत का आपसे लगाव बढ़ेगा। और ये प्रकृति है, आप समझिए, प्रकृति ही परमात्मा है। इस सृष्टि में एक शक्ति है जिसे हम लोग ईश्वर, खुदा, जीसस, वाहेगुरु, जैन, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, किसी भी नाम से जानते हैं, वही एक ताकत है जो प्रकृति है, जो न्याय करती है और सिस्टम बनाती है। और हम लोग अगर उस तरीके से काम करेंगे तो एक बार हिंदुस्तान की खेती फिर से भारत को विश्वगुरु बनाएगी, फिर से किसान को समृद्ध बनाएगी, फिर से यहाँ गौपालन होगा, फिर से यहाँ सब कुछ होगा। आज ये अन्ना गाय जो आ रही है, हम लोग सरकार को कोस रहे, कहाँ से आई? हालैंड से आई कि पोलैंड से आई, थाईलैंड से आई, कहाँ से आई? कहाँ से आई? हमारी गाय। और हमने क्या किया? इसका श्राप पता है क्या है? जो किसान कह रहा है ना अब तो प्रकृति ने बर्बाद कर दिया, अब तो खेती में कुछ रहा नहीं, ये दंड किसान अपने कर्मों का भोग रहा है। यहाँ भारत में किसानों की इतनी बड़ी राजनीति होती है कि कोई भी व्यक्ति मंच से खड़े होकर किसान के विरुद्ध तो बोल ही नहीं सकता। अगर बोलेगा तो अखबार में छपेगा, पार्टी पद से निकाल देंगे, ये होगा वो होगा, सच्चाई नहीं बोल सकते कि किसान में क्या क्या कमियां आई। वही गाय जिसको हमारी माताएं बहनें पहली घर की रोटी निकाल के देती थी, बहुत पुरानी बात नहीं है अभी। अगर ये नए लड़के भी हैं तो इन लड़कों ने भी इस व्यवस्था को देखा है, बताइए गलत है? इस गांव में हम लोग 33 कोटि देवी देवताओं का पास मानते हैं, महाराज जी बैठे हुए भगवताचार्य। और जब हमारी सांस निकलने को होती है तो कहते हैं बछिया लाओ, पूछ पकड़ा दो, बैकुंठ मिल जाएगा इनको। और आज उसी गाय को लाठी डंडा लेके माँ बहन की गालियां देते हुए हम ही आप भगा रहे हैं, और इसी का श्राप है कि ये खेती बर्बाद हो रही, किसान बर्बाद हो रहा है। सच्चाई ये है, मानो या ना मानो, बताइए सत्य है कि नहीं? और सब भोग रहे हैं हम, लेकिन हम मानना नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते। आप समझिए, ऐसे रोड पे घूमने वाली 12 गाय मैंने बांधी और उससे मैं 70 बीघे खेती करता। 70 बीघे में 70 दाना यूरिया डीएपी नहीं डालता, ऐसे गाय 12 प्रकार की खादें बनाते, लेकिन हम यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड सब खा रहे हैं। सुधार क्या है? माताएं बैठी है, देखिए महिलाओं से ही घर चलता है। रोटियां महिलाएं ही गाय के लिए बनाती, हम आप खिलाते थे। आज तो कितने कितने लोग गाय को रोटी खिलाते, बताइए? नहीं खिलाते। बस ये कह रहे हैं जिस गांव में गाय अन्ना है तो प्रधान को कोसो पहले को, तो आप प्रधान ने कोई व्यवस्था नहीं। दूसरा, सरकार को कोसो, जिला प्रशासन को कोसो कि साहब गाय देखो घटती है, बहुत अन्ना है, हमारी आपकी गाय है, डीएम साहब की तो है न, वीडियो साहब की है, लेकिन व्यवस्था हो रही है, भूखी है। और अगर कहीं कोई व्यवस्था है, रोड एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, किसी के अंदर गाय के प्रति संवेदना नहीं। तो ये तो हम ये आए कि हमारी स्थिति क्या है। अब हम आते हैं खेती पे। हमारा अनुरोध है कि ये पंचायत घर में करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सीखेंगे इसको और अगर महिलाओं ने इसको सीख के बताना चालू कर दिया तो आप समझ लीजिए बड़ा तेजी से फैलेगा। तो आप लोग सीखे और फिर बताने वाले गुण को, प्रचारित करने वाले उसको प्रचार करिए कि आज हमने जैविक खेती शुरू की है, आप भी करिए। महिला किसानों को पता है कितना संभावना है। इस प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। अगर 2, 4, 5 महिलाएं अच्छे से प्रधानी कर लेंगी, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएंगी। इस गांव से 2 महिला किसान अगर निकल के आ जाए, मेरी गारंटी है आपको राष्ट्रीय पटल पे पहुंचाने की। इतनी संभावनाएं हैं।
काम करने की। लेकिन किसी ने अपने लड़के तो छोड़ो, बिटिया की तो दूर की बात है, लेकिन किसी ने अपनी बिटिया को किसान बनाने का सोचा कि आज हम अपनी बेटी को एग्रीकल्चर से कराएंगे और ट्रैक्टर चलवाएंगे खेत में। देख लो आप, आईएएस की वो पहचान नहीं होगी, आईपीएस की ना होगी। आज पंजाब में अगर एक लड़की खेती करती है तो पूरा भारत उसको जानता है। आज महाराष्ट्र में अगर एक लड़की उद्यान में काम करती है तो पूरा देश उसको जानता है। आज राजस्थान में अगर एक लड़की जैविक खाद बना रही है तो पूरा भारत उसको जानता है। आपकी संभावनाएं हैं, सारी खेती आप कर रहे हैं, कंडे पाथने से लेके, गाय चराने से लेके, दूध दोहने से लेके, खेती बाड़ी में सब कुछ करने में महिलाओं ने कितना काम किया खेती में, लेकिन मंच नहीं मिला महिला किसानों को। पुरुष ने कभी उस विषय पर सोचा नहीं और यूरिया डीएपी डाल के अपना लकड़ियां फांस देना, फांस बेगम फांस के ले बैठे। हम वो चीजें बताने तो भाषणबाजी का मंच नहीं है। हम भी गांव से, आपके गांव से, अपने गांव के बाद मैंने एडिगमपुरा को पूरी ताकत लगाई कि ये गांव भी देश विदेश में जाना जाए। प्रधान जी बेचारे काफी सज्जन व्यक्ति हैं। जब मैं प्रधान था, इनकी पत्नी प्रधान थी, उस समय मेरा बहुत अच्छा काम मॉडल चला, फिर मेरी सीट सुरक्षित हो गई, तो मुझे तो काम करना है। तो प्रधान जी बोले हमारे गांव में सहयोग करिए। तो हमने सोचा कि चलो भाई, हमारे पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है या जो अध्ययन है, वो कहीं ना कहीं सृजन में काम है। तो अब हम लोग आते हैं खेती वाली बात। ये तो आपने समझा कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और इसका दोषी कोई और नहीं, हम। फिर शुद्ध खाना कौन खाएगा बताओ आप? जब किसान जो पैदा करने वाला है वो नहीं खा रहा है, तो जो आदमी शहर में रह रहा है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, जिसके पुरखों ने कभी खेती नहीं की, वो खाएगा क्या? तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक जो कथन था कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। परिवार को सुख देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। अब आपने यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड पैदा होते ही बच्चों को खिलाना चालू कर दिया। 8 साल की उम्र होते होते मोटे लाइन का चश्मा लग गया, 12 साल होते होते बाल सफेद हो गए, 15 साल में अस्थमा हो गया और 20 साल में बाल झड़ने लगे। कई परिवारों में कैंसर हो गया। लोग कह रहे हमारे यहाँ तो किसी ने इलायची भी नहीं खाई, परदादा से हमारे। जब यूरिया डीएपी रोज पहले पड़े हो, इलायची का क्या करेंगे उसको? आप समझिए, पंजाब में एक समय किसान ने बड़ी तेजी से प्रगति की, बहुत यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड डाला। पूरे भारत में लोग कहते थे कि खेती सीखो पंजाब वालों से, हर घर में हार्वेस्टर है। और 20 साल बाद पता क्या हुआ? हर दूसरे घर में कैंसर। अब उन्होंने सब बंद कर दिया, खेतों में घर बना लिए, देसी गाय पाल ली और यूरिया डीएपी बंद कर। लेकिन तब तक कितने लोग मर गए। कैंसर में आप समझते हो क्या होता है? जिसके घर में कैंसर हो जाता है तो उसको ये लगता है कि हम तो जाएंगे ही और सारी संपत्ति भी जाएगी, 10-20 लाख इलाज में भी जाएगा और खत्म तो होना ही होना, और बच गया तो बचा कुछ और बर्बाद करके जाएगा। कई लोग तो समझदार वो सुसाइड कर लिए, सोचे घर बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा मरना है। 2 साल जमीन पथरीली हो गई, उर्वरक तत्व खत्म हो गए, जो हमारा मिट्टी का, जो किसान का दोस्त था केचुआ, वो खत्म हो चुका। आज आप एक उसमें डीएपी घोल के केचुआ डाल दिए, 2 मिनट फड़फड़ा के मर जाएगा। और जो आप अनाज ले रहे हैं ना, इसमें जो कीटनाशक डाल रहे हैं, पता नहीं कितना खतरनाक है। ये तुरंत पौधे के अंदर जाके अनाज के अंदर चला जाता है, और जो हम खा रहे हैं ना, वो कितनी बीमारियां हमारे अंदर पैदा कर रहा है हमें पता नहीं। आप कितना पैसा इलाज में लगाए जा रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियां हो गई। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 2 विकल्प है। एक तो आप गाय पालिए, खुद तैयार करिए, प्राकृतिक खेती। अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते तो 1 साल आप प्रधान जी के साथ खड़े होकर इस गांव को जैविक बनाने के लिए काम करिए। कुछ कंपनियां हैं रासायनिक छोड़ के उनसे जैविक लीजिए, और खाद पैक करवाना, खाद बिकवाना, सब कुछ करवा देंगे। आज हम अपने गांव में 50 रुपया कुंटल गोबर खरीदते हैं, समझिए आप। आपके यहाँ भी हम यूनिट लगा दें, गोबर 50 रुपया कुंटल में खरीदता हूँ, चाहे जितना हमको दे जाओ। यहाँ बहुत कुछ संभावना है, लेकिन आप 1-2 एकड़ से पहले शुरू करिए। ये जो आपकी जमीन पूरी खत्म हो गई 30 साल से, ये 1.5-2 साल में, 3 साल में सही हो जाए।
अगर आप मेहनत कर लेंगे तो 1 साल में जमीन आपकी ऐसी भुरभुरी होगी कि अगली बार आपको गहरी जुताई नहीं करनी पड़ेगी। क्या बैल पहले इतनी जुताई करते थे क्या? आज तरह तरह की मशीनरी आ रही, इतने गहरे गहरे पलटू आ रहे हैं, आपको नीचे से पलटाना पड़ रहा है। कई इंच तक जमीन पूरी पथरीली हो चुकी है, कुछ उत्पादन नहीं बचा उसमें। और जो अनाज हम खा रहे हैं, आप देखिए हमारा अनाज जब अमेरिका गया ना, सब जो हमने यहाँ से निर्यात किया और वहाँ उन्होंने माल उतारने से पहले टेस्ट किया तो पूरा माल वापस कर दिया। गेहूँ बोले हिंदुस्तान में खाइए, पूरा माल वापस कर दिया। और ये भी कहा कि इसे आप हमारे सीमा के समुद्र में भी मत फेंक देना, इतना जहरीला, हमारी मछलियां भी ना खाएंगी। तो पूरा माल वापस कर दिया। हमारा जो आम जाता है ना विदेश, सऊदी अरब से लेकर और जाने कहाँ कहाँ, सब वापस। तो वो कह रहे हैं आप ही लोग खाओ, आप ही लोग मरो, हम ना खाएंगे। और हम लोग रोज खा रहे हैं, बड़े गर्व से जाते हैं, यूरिया डीएपी लेते हैं, लाइन में लगते हैं, लाठियां करते हैं, माई बाप बनाते हैं 2 बोरी के लिए, प्रधान जी दिलवा दो, नेताजी दिलवा दो। हद हो गई। 2 बोरी के लिए, 4 बोरी के लिए, किसान जहर के लिए, बताओ हाथ जोड़ रहा दूसरे से। क्यों? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हमने 70 बीघे कैसे जैविक कर दी। और वही मैं 12 गाय जो पाले हूँ, सरकार 900 रुपये महीने उसका हमें देती है। जो गौशाला में 20 रुपये रोज से मिलता है, अगर आप एक आवारा गाय को पाल लेते हैं, अच्छी सी गाय देख लीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, 900 रुपये महीना आपको मिलेगा। गाय 900 रुपये से ज्यादा नहीं खाती, वो गौमूत्र से आपकी पूरी खेती करा देगी। गौमूत्र से गाय के 1 ग्राम गोबर में कितना? सोने का वजन जानते हैं आप लोग? सोना तो आप लोग जानते हैं ग्राम में चलता है, महिलाओं को तो ग्राम पता ही होगा सोने का। 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ बैक्टीरिया सूक्ष्म तत्व। कितने? 3 करोड़। गाय 30 रुपए से ज्यादा एक दिन में खर्चा नहीं है गाय, अगर आप सिर्फ उसी हिसाब से रखते हैं। और सिर्फ गोबर गौमूत्र से आपका पूरा खेती कराती रहेगी और सरकार की योजना है, उसका लाभ लीजिए। प्रधान जी आप प्रयास करिए, यहाँ 11 किसान ऐसे तैयार करिए, चलते हैं हम लोग डीएम साहब से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा अभियान रहेगा। 11 लोग गाय पाल लीजिए। अरे अच्छी देख लीजिए गौशाला में, आपको दूध के हिसाब से मिले वो ले लीजिए, 2-4 महीने दूध तो दे ही देगी। ये आपको करना है और आपको मात्र एक एकड़ के लिए करना है। अगर आप लोग बना सकते हैं सारी खादें, तो सारी खादों का प्रशिक्षण फ्री हमारी संस्था के माध्यम से आपको दिया जाएगा। माताएं बहनें जो जैविक को जो समूह के काम चल रहे हैं, अगर समूहों पर बहुत अच्छा काम किया जाता, जैसे विदेशों में दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, तो समूह बहुत कुछ कर गए। लेकिन यहाँ तो बस मीटिंग और उल्टा सीधा करके किसी समूह ने कुछ नहीं किया। अगर आप लोग यहाँ वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाइए तो आप समझिए इसी पूरे शहर में 20 रुपये किलो बनाते हैं। 15 कुंटल गोबर हम डालते हैं एक बेड में, तो हमको 6 कुंटल खाद मिलती है और वो 6 कुंटल खाद हम 20 रुपये की दर से बेचते हैं। आप समझिए, आप भी बना सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं। एक आपके पास कुछ नहीं, आप जमीन पे ही ऐसे मजे का ईंटा लगा लीजिए, 200 रुपये में खाद बनना चालू हो जाएगी। केचुआ ले आइए, 2 किलो डाल दीजिए। महिलाएं साल में 10-10, 15-15 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया गोबर से कमा सकती है। ये मैं आपको यहाँ पैदा करके बताता हूँ। आप लोग तैयार होइए, छोटा छोटा करिए। आज कोई देखने आए तो लगे कि नहीं आप 50 महिला वर्मी कंपोस्ट बना रही है। और हमारा प्रयास ये है कि एरीरंपुरा उत्तर प्रदेश का पहला जैविक ग्राम हो। सिक्किम के बारे में सुना, मैं 2019 में सिक्किम गया, वो सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है। मैं अध्ययन में गया था पंचायतों की पढ़ाई करने, वहाँ का समझने की वहाँ कैसे पंचायतों पे अच्छा काम होता है। तो मैंने वहाँ देखा कि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब पूरा प्रदेश ही जैविक है। पूरे प्रदेश में कहीं भी यूरिया डीएपी कीटनाशक खतरनाक रासायनिक चीजों का प्रयोग ही नहीं होता। मुझे लगा कि जब प्रदेश पूरा जैविक हो सकता है, वहाँ के लोगों में इतनी अच्छी उन्नति आई, लोगों ने काम किया, तो क्या हम एक गांव को जैविक नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हमारा अनुरोध आपसे यह है कि एरीरंपुरा को आप लोग जैविक ग्राम बनाने में मदद, एक दूसरे को समझाएं। जरूरी नहीं है हमें कुछ मिले, प्रकृति ने कितना कुछ दिया आपको। ये हवा जो आप अंदर बाहर खींच रहे हैं ना, ये कहाँ से मिली? भाई मिल तो रहा है। का बिल पता है कितना
रुपए का। यही हवा अस्पताल में नली लगा देते हैं, 5,000 ले लेते हैं। लेकिन आप लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से अंदर बाहर खींच रहे हैं, इसकी कुछ तो कीमत दो प्रकृति को। ये धरती माता से जो आप परमानेंट अनाज ले रहे हैं, भूगर्भ का जल ले रहे हैं, इसकी कुछ तो कीमत चुकाओ प्रकृति को। क्या चुका रहे हैं आप? बस यूरिया, DAP, गंदगी, जीवन जीना पशुओं की तरह, कोई जिम्मेदारी नहीं। मंदिर में बस घंटा बजाया, शंकर जी को प्रसाद चढ़ा दो और प्रकृति का पूरा दोहन करो। जबकि ईश्वर भारतीय संस्कृति में आप देखिए, गीता उठा के देख लीजिए, रामायण उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, चारों वेद उठा के देख लीजिए, उपनिषद उठा के देख लीजिए, सब में प्रकृति की व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है और पंच तत्व को पूजनीय बनाया गया है। पानी भी हमारे जल देवता है, आग भी हमारी अग्नि देवता है, धरती माता भी है, वायु देवता है, आकाश देवता है। लेकिन हमने ये जीवन को, ईश्वर को छोड़ के पत्थरों में लग गए, असली देवता छोड़ दिए, धरती माता को प्रदूषित कर दिया, गाय माता को छोड़ दिया, जल देव को प्रदूषित कर दिया, और जो खेत जिससे हमें अन्न मिलता है उसमें आग लगाई है। आप कितना आश्चर्य समझोगे। देखिए, आप अपनी जमीन जला रहे हैं, जबकि वो खाद बनता है, हमारी जमीन को कार्बन देता है, पड़े और किसान उसको जलाए पड़ा। देखिए आप, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो कहते कुछ नहीं है, उसे जहाँ से हार्वेस्टर से कटाई की, आग लगा दी, अरे उसकी जुताई कर दो, पानी भर दो, डिकम्पोजर कर दीजिए, 15 दिन में खाद बन जाएगी। आपकी जमीन का कार्बन जो तैयार हो रहा है, अब आपने आग लगाई। अब समझो, आप घंटा बजा लिया, तिलक लगा लिया, कन्या खवा ली, अब आपने खेत में जो आग लगाई ना, उसमें से कितने चूहे मर गए, कितने छोटे छोटे बैक्टीरिया मर गए, कितने हरे किनारे के पेड़ जल गए, कितने सांप के घोंसले थे, कितने खरगोश के झेलने थे, कितने टीटर बटेर के अड्डे थे। आपने कितना बड़ा अपराध कर लिया। फिर आपके साथ कोई घाटा हुआ, कोई नुकसान हुआ, कोई घटना हो गई, तो ईश्वर को कोसो। तुमने कैसे तड़पा के कितने जीव जंतुओं को मार दिया, खेत में आग लगाकर। वो कौन भोगेगा? आप भोगोगे। देखिए, अभी मैं एक बार कभी कभी ऐसी जगह जाता हूँ तो ऐसे अंडे भुने डले, खरगोश के न्योलों के बच्चे, सांप के बच्चे भुने डले। आपने तो खेत में आग लगा दी, घर में चले आए। कितना आपने प्रकृति को नुकसान किया। इस उम्र में कम से कम 1 दिन 2 दिन तो प्रकृति के लिए दो, जिसके सहारे जी रहे हो। फिर देखो, आपकी इच्छा, सारी चीजें भाषणबाजी, कोई मंच नहीं, हमका कोई किसान नेता है, ना पंचायत नेता है, ना किसी पार्टी की नेता है। हमारा मतलब है कि प्रकृति ने हमें यहाँ दिया, बड़े भाग मानस तन पावा, आपको मनुष्य जन्म में पैदा किया, पहली बात। अब तो कुछ प्रकृति के लिए करो, मनुष्य बना दिया। अभी आपको सुअर, बकरा, भेड़, गधा बना देते, तब क्या करते बताइए? तो ये जो पढ़ रहे हैं आप, बड़े भाग मानस तन पावा, पढ़ लिया, भूल गए। अब दूसरा ईश्वर का धन्यवाद कौन सा कि चलो बड़े भाग है, आपको मानस तन तो बना दिया, बचपन में पोलियो कर देता, अंधे पैदा होते, गेंगा भेंगा हो जाता, तो उस मानव जीवन का क्या मतलब था आपका? तो दूसरा धन्यवाद ईश्वर का ये कि आपको मनुष्य जन्म में तो दिया, लेकिन पूर्ण पे अस्तित्व दिया, सोचने समझने की शक्ति भी, कुछ करने की ताकत भी। इसके बाद अब ईश्वर आपसे अपेक्षा क्या करता है कि आपने प्रकृति को जैसा पाया है उसको कुछ सुंदर बनाओ, कुछ कुरीतियां बुराइयां मिटाओ, कुछ भटके हुए को आगे बढ़ाओ। लेकिन उसमें हम लोग नहीं करते। आपसे हमारा अनुरोध है कि बहुत कुछ नहीं करना। आप जिस जगह है, आपके पास जितनी जमीन, उस जमीन को आप एकदम से ऑर्गेनिक न करें, क्योंकि जमीन 20 साल से विषैली है। सबसे पहले आप 1-1, 2-2 एकड़ में अपने लिए भोजन शुरू करें, सिर्फ अपने लिए। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार ये संकल्प के साथ काम करेंगे कि हम पहली बार आज से अपने लिए भोजन खाएं, सिर्फ अपने लिए। अगले साल आप अपना स्तर बढ़ाइए, 2, 4, 5 एकड़ करिए। जब आपको लगे कि हमारा यार उत्पादन भी नहीं गिरा और सब ठीक है, तो आप उसको बढ़ा लीजिए। फिर क्या करिए कि बाजार से निर्भरता खत्म करिए, 0 बजट खेती। गाय से ही आपकी पूरी खेती होगी, आपको बाजार में कोई निर्भरता नहीं।
ऐसी टीम बनाइए आप, तो हम लोग परमानेंट आपके संपर्क में रहेंगे, आपकी बाजार से निर्भरता खत्म हो जाएगी। आप खुद अपना सब कुछ तैयार करेंगे और अपनी आपके पास जब करने वाले 4 लोग हैं तो क्या जरूरत है कि 1300 की डीएपी लो, जब वो गाय के मूत्र से काम हो सकता है? क्या जरूरत है जब आप यूरिया लो, जब वो गाय के गोबर से काम हो सकता है? क्या जरूरत है आप और पेस्टिसाइड लो, जब वो नीम के पत्ता और महुआ के पत्ता से हो सकता है? आप गौमूत्र में गोबर 5-5 लीटर मिला के और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और एक किसी पीपल के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी डाल के तो घोल के जो जीवामृत तैयार करते हैं ना, वो 100 यूरिया की बोरी का बाप होता है। लेकिन नहीं करेंगे, क्या कठिन काम है? एक ड्रम में 200 लीटर पानी भर दीजिए, 5 किलो को 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, 5 किलो गोबर डाल दीजिए गाय का ताजा, 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, 2 किलो बेसन डाल दीजिए, 100-150 ग्राम ऐसी मिट्टी जिसमें कभी रासायनिक खादों का प्रयोग ना हुआ, और उसको डंडे से चला के 5 दिन ढक दीजिए। डेली 5-5 मिनट चलाते रहिए सीधी तरह से, और फिर जब आप उसको छिड़काव करेंगे ना जमीन का, तो आप देखिए फिर जमीन क्या दौलत उगलती है। कठिन काम है क्या? बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं कर सकता इसको? क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर रहे? आपकी डीएपी यूरिया खत्म, एक गाय के गौमूत्र से 5 लीटर नहीं होगी। आप जब इसका छिड़काव करेंगे ना, तो पूरे विश्व में इतना बेहतरीन छिड़काव कोई तैयार नहीं कर पाया जो इसमें। अरे वही छिड़काव की मशीन, बस। कीटनाशक बनाने कितने तरीके हैं, अकौआ है, नीम का पत्ता है और सारी चीजें हैं, 6-6 महीने स्टोर हो जाता है। लेकिन हम कितना खतरनाक ला रहे हैं, आप सोचिए कि कीट तो मर ही रहा है, लेकिन हमारे पौधों के साथ जो हम लोग अनाज, गेहूं, चना, मटर खा रहे हैं ना, कितना जहरीला हमारे अंदर गया, उसने हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा है। माताओं बहनों को कितनी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, और आप इलाज पे इलाज कराए जा रहे हैं, लेकिन खेती नहीं सुधार रहे, खाना नहीं सुधार रहे, पैसा लगाए पड़े। डॉक्टर साहब क्या उन्होंने लिख दिया 15 रुपये का सिरप आ रहा है, 450 का बिक रहा है, वो ले आएगा। लेकिन परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए गुजरात और मुंबई में डले, बीमार, पिताजी बीमार, बच्चा बीमार, सब इसमें लगा। वो बीमारी कहां से आ रही है, उस पर हम काम नहीं करते। पहले आप देख लीजिए, अब तो आपका शहर चले जाइए, हर 10 दुकान के बाद एक मेडिकल स्टोर। पहले होता था क्या? हर 10-15 दुकान के बाद एक मेडिकल स्टोर है, चाहे वो आयुर्वेद का हो, एलोपैथ का हो या होम्योपैथ का। और एक दिन वो आने वाला है कि हर दुकान ही मेडिकल स्टोर होगी। तो अब आप समझो कि कैसे हमें अपना जीवन जीना है। हमारा तो काम था आप लोगों को जागरूक करना, प्रयास करना। इससे ग्राम पंचायत की भी आय होगी। आप जो लोग आयकर करेंगे, ग्राम पंचायत उसको रजिस्टर्ड करेगी। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रधान जी के साथ मिलकर डीएम साहब से मिलेंगे, अपर मुख्य सचिव जी से भी मिलने के प्रयास है, और एक प्रस्ताव लेके हम लोग यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे कि एरीडमपुरा से हम ऐसा शुरू करना चाहते हैं। पता है जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन कितना है? जैविक खेती करने के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सरकारी फीस उसकी 3500 रुपये से ज्यादा है, 3500 रुपये। और इतना उसमें लफड़ा है, लखनऊ जाओ, दोनों कागज लगाओ, तो आदमी और बचक रहा है। जब हमने इसका अध्ययन किया, मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती के रजिस्ट्रेशन नहीं डालते, रासायनिक नहीं डालते, तो वो चीज मानी जाएगी। उसके लिए ग्राम सभा 20 रुपया 25 रुपया टैक्स लेती है। तो आप लोग भी जो जैविक खेती करेंगे अभी, उसको प्रथम दृष्टया यहाँ एक पंजीकरण फॉर्म है, शपथ पत्र है, जिसमें आप बोलेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे। तो आज अगर यहाँ 100-200 एकड़ पे काम होता है तो ग्राम पंचायत को 4-5 हजार रुपए की आय होगी। ये 5000 रुपया जो है ना, ये पूरे प्रदेश में डंका बजाएगा। 5000 बड़ी रकम नहीं, लेकिन ये 20 रुपए, यानी जो बारिश की जब बूंद एक गिरती है ना, तो फिर नाला भर जाते हैं और शहर भर जाते हैं। बरसती तो एक बूंद है, लेकिन अगर इस गांव का हर व्यक्ति पहली बार सिर्फ 1-1 एकड़ करे तो एरीडमपुरा एक बार फिर पूरे प्रदेश में, देश में डंका बजाने का। यहाँ बैठे हर व्यक्ति के पास अगर जमीन है तो मेरा आपसे अनुरोध है, संकल्प के साथ करिए। खर्चे आपके वही पड़ेंगे। इस साल आप समझिए, सीखिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अगले साल आप सारे लोगों को घर से खेती करना सिखाएंगे।
इस बार भी जिनके पास गाय है बताइए, दोबारा मैं फिर आऊँगा, आपको बताऊँगा जीवामृत कैसे बनता है, जीवामृत कैसे बनता है। जिनके पास 2-4 पशु है वो वर्मी कंपोस्ट बनाना चालू करें, वो 10-20-30 हज़ार रुपये कमाएंगे। ये मैं आपको पूरा वहीं करने सिखाऊंगा। अगर 2-4 पशु है तो उस गोबर को आप कंपोस्टिंग, भैंस के गोबर से कंपोस्ट बनेगा आपका केचुआ खाद, जीवामृत नहीं बनेगा। क्योंकि जो हमारी गाय माता के गुण है देसी गाय के, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं। अभी गाय के गोबर, भैंस के गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, आपको केचुआ मिलेगा। एक बार केचुआ खरीद लीजिए, केचुआ बढ़ेगा, केचुआ भी आपका बिकेगा। और आप लोग रक्षा समूह बनाइए, उसके ब्रांड से पैकिंग करिए, सरकार बेचने में मदद करेगी, ग्राम पंचायत बेचने में मदद करेगी, हम लोग आपको मार्केट उपलब्ध कराएंगे। और जो किसान बड़े स्तर पर जैविक खेती करना चाहते हैं, अगर वो गेहूं और चना करेंगे तो मार्केट रेट से 200 रुपया कुंटल महंगा हम खरीद लेंगे। अगर बाजार में 2400 रुपया गेहूं है हम 2600 ले लेंगे, बाजार में 3000 है हम 3200 ले लेंगे, बाजार में 4000 है हम 4200 ले लेंगे। करिए जैविक खेती, 200 रुपया कुंटल का मार्केट मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, मार्केट भी मिलेगा। और एक समय बाद 1.5 गुना हम अपना गेहूं 40 रुपया किलो बेचते हैं। अगर यहाँ उत्पादन ज्यादा होगा तो हम लोगों को आपसे जोड़ देंगे कि नहीं, एरी रामपुरा में 500 कुंटल गेहूं जैविक होता है। तो शहर के ऐसे लोग हैं जो शुद्ध खाना चाहते हैं। आजकल इतना भ्रष्टाचार और चालचुली है कि लोग रासायनिक चीजें ले जाते हैं, पैक कर देते हैं, ऊपर जैविक का लेबल लगा देते हैं। तो अब लेने वाले को कोई भरोसा नहीं है, हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और सही है भी कि नहीं। तो जब सीधा किसान जुड़ेगा, है ना, हम लोग अभियान चलाते हैं कि अब फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान बना। अभी लोग बोल रहे हैं तो हमारे फैमिली डॉक्टर है, अब शहर के लोग फैमिली किसान बनाएंगे। कि ओमकार जी के पास 10 एकड़ जमीन है तो 2 लोगों ने इनको अपना फैमिली किसान बना लिया कि भैया आप उत्पादन करने के बाद ये माल हमको ही देंगे, हमको इतने कुंटल गेहूं चाहिए, इतना कुंटल दाल चाहिए। इस शहर का आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, इनको शुद्ध नहीं। ये एक बड़ा अभियान है। एक समय लगता है बड़ी क्रांति लाने में, वैचारिक क्रांति लाने में, चंद समय में कुछ नहीं होता। आज एरी रामपुरा में 5 साल हमने पहले दिए, दोबारा 1.5 साल दिए, आप लोग इनके साथ खड़े रहे तो सफलता मिली, 1 साल में नहीं। आज अगर हमारा उम्मीद है कि यहाँ से अगर 200 व्यक्ति भी 1-1 एकड़ से करते हैं, एक ऑर्गेनिक विलेज अवार्ड की, इस जिले में मैं अभी कल जाऊँगा, दूसरे गाँव में मीटिंग करूँगा, परसों तीसरे में करूँगा, वहाँ और भी लोग एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मेरा अंदर का भाव है कि एरी रामपुरा भी जिले में टॉप है, ताकि हम वहाँ जाके प्रयास कर सके कि एक ऑर्गेनिक गांव हमारे जनपद जालौन में है, जो उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में एक गांव पहला ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पहली मीटिंग। इसी चक्कर में मैं 1 हफ्ते दूसरे गांव में मीटिंग नहीं किया, मैं चाहता था ओपनिंग आपके गाँव से। आप ओपनिंग जोरदार करिए और कोशिश ये करिए कि 200-300 एकड़ तक कराइए। जो लोग मिलने वाले हैं उनको समझाइए, किसी को व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं करना है तो सिर्फ अपने लिए, और खेती में संभावनाएं तलाशिए, खेती से प्रेम करिए और अपना खेती के प्रति दृष्टिकोण बदलिए। और देखिए, अगर आपको दृष्टिकोण बदलने के बाद वहां से कुछ बदला ना मिलेगा, ये प्रकृति है। आप जैसी स्थितियां समझते हैं, आप जैसा भाव सामने वाले के लिए रखते हैं, वैसा भाव आपके लिए प्रकृति बनाती है। तो आप आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन दोबारा फिर कभी आएंगे उन लोगों के साथ बात करने जो लोग जैविक खेती में काम करना शुरू कर चुके हैं, जो महिलाएं वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर चुके हैं, कुछ लोगों को जीवामृत बनाना भी सिखाएंगे। गांव में एक ऐसा 5-7 लोगों का टीम बनाइए, बैठाने की कोशिश करिए। पंचायत का जो स्टाफ है, पंचायत सहायक आपकी लड़की है, इनको सिखाइए कि आखिर लड़कियां महिलाएं भी एग्रीकल्चर में आगे आए, संभावनाएं हैं। सब डॉक्टर मास्टर बनना चाहते हैं, सब इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो किसान कौन बनेगा? तो कंपनियां कहती है चलो ठीक है, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, हमारे यहाँ काम करो, हम तुम्हारी किसानी करते हैं। तो जाके वहाँ दिल्ली बॉर्डर पकड़ जाओ, नहीं साहब देश बेच देंगे मोदी जी, और साहब बड़ा खतरनाक कानून बना दें। तुम ना तुम कर रहे हो ना करने दे रहे हो, बताइए। तो करो ना, आपकी खेती कौन लेने वाला है? जब उन्होंने आप पे आसक्त कर दिया रसायन की चीजों, सोसाइटी में कितनी खाद आती है, प्रभावशाली लोग खा ले जाते हैं रात में। हम आप यूरिया डीएपी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, बाबू जी हमको दिलवा
सक्षम लोग हैं वो तो ले आते हैं, लेकिन जो पिछड़ा किसान है जिसका कहीं पकड़ ही नहीं है वो बेचारा क्या। मैंने देखा छोटे छोटे किसानों जिनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, महिलाएं बेचारी हाथ जोड़ती फिर रही, कोई उनको एक एक बोरी नहीं दे रहा, एक एक बोरी के लिए 8-8 घंटे लाइन पे लगे। और आज हम भिखारी बने एक बोरी के लिए दूसरे दरवाजे पर हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम को प्रेम ही नहीं, हम करने नहीं चाहते। तो आप लोगों को मैं कुछ व्यवहारिक तौर पे बताने का प्रयास किया, मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समाधान है, तो अभी हमारे चूंकि अध्यक्षीय संबोधन हमारे बीच भगवताचार्य भी है, सुनील महाराज जी, ये हर भागवत में लोगों को प्रकृति के बारे में बताते हैं। इन्हें दान दक्षिणा कम दे दो, लेकिन ये कहते भैया 5 पौधे लगा दो, क्योंकि हमें पौधे भी लगाना है। ये सारी चीजें किसान, आप समझिए किसानों के पास अगर किसी के खेत 2 शीशम के पेड़ लगा दिए, आज 30 साल बाद 40 साल बाद अगर वो कटे हैं तो 30-30, 35-35 हजार की बिके। अगर आज किसी की बिटिया मान लीजिए 25 साल की, 20 साल की, 20 साल पहले यदि इनके पिताजी ने 5 शीशम 10 शीशम कुछ सागौन कुछ अन्य पेड़ लगा दिए होते तो आज वो 2-3-4 लाख रुपए के रूप में हमारे हाथ में होते। वो चाहे इनकी शिक्षा में काम आते या इनके विवाह में काम आते, कहीं ना कहीं आते, लेकिन हमने पेड़ ही नहीं लगाए। जो कुछ गंगूर 2-4 लगे थे जो ठेका पे कटवा देते, जो खत्म कर देंगे। तो जैसे सागौन है, मोगनी है, बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं कि आप अपने खेत में लगा सकते हैं। आने वाले समय में जमीन तो आप नहीं बढ़ाएंगे, पिताजी के पास 50 एकड़ थी, फिर 25 बची, फिर 12 बची, अब 2-2 एकड़ बची, लेकिन उनके किनारे आपने अगर पौधे लगा दिए तो वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपको आर्थिक संपन्नता देंगे। इसे बोलते हैं कृषि वानिकी। सरकार की बहुत योजनाएं चल रही, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन जमीन पे ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी आदत क्या है, एडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, किसी विभाग का कोई अधिकारी आया तो हम इस आशा में बैठे हैं कि किसी योजना का लाभ हमको मिल जाए, 1000-2000 भी मिल जाए, कोई फार्म भर जाए। अभी फार्म भरने लगे प्रधान जी तो लाइन लग जाएगी, ये अभी पता नहीं फार्म काय का भर रहा है, भर जाए हमारा आधार कार्ड ले लो, जमा होगा बस मिलेगा, काम मिलेगा, कितने बार मिलेगा, तो आधार कार्ड जमा कराते रहो आप 5 साल, आशा लगाए रहेंगे कुछ ना कुछ मिल जाए। बूढ़ी माताएं डंडा टेक के उस कागज जमा हो जाए, मतलब कल दुनिया छोड़ने के चक्कर में है, लेकिन लल्ला कॉलोनी मिल जाए, ये दशा है। अब शौचालय उन्हें मिल गया, उनके लड़के को मिल गया, अपने कह रहे हमको लड़का उसमें जाने नहीं देता, हमें एक अलग दे दो बाहर, और बहू बनवा के लड़का को दे देंगे। ये व्यवस्थाएं है। तो पंचायत की अपनी समस्याएं हैं, हम लोग भी ट्रेनर हैं पंचायतों के। प्रधान जी ने 200 लोगों के सूची में आवास में नाम भेज दिए। अब बजट आया आपके पास 40 का ही, तो 40 में भी बता दिया गया कि इसमें 25 नाम SC के जाएंगे, कुछ माइनॉरिटी और सामान्य में चले जाएंगे। अब प्रधान जी के लिए जिनने रात भर वोट दिया उनको 5 साल आवास ही नहीं मिला, तो विजय में संतुष्ट है कि देख लिया तुम्हारा, हम तो रात भर हाथ पाए जोड़ते रहे, उन्हें मिल गया, उन्होंने विरोध किया, अब उनको पात्रता में आ गए, मिल गया, क्योंकि सरकार की तो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, जो पात्र है उसे मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें अपना गांव बनाने के लिए, महाराष्ट्र में एक गांव है हिबड़े बाजार, वहाँ पोपटलाल कवाटी पद्मश्री है, तो तिरंगे में रगड़ती हुई चली जाए, तो 4 डब्बा देख रहे हैं वो नहीं हाँकेंगे, क्यों? सरकारी है, प्रधान जी की जिम्मेदारी, हमारा क्या लेना देना। तो जिस दिन हमें यह भाव आ जाएगा ये सरकारी ट्री गार्ड भी हमारे गांव का है, ये पेड़ भी हमारे गांव का है, ये स्कूल भी हमारे गांव का है, तब जाके सुंदर बनेगा। और नहीं तो ऐसे चल रहा है, सरकारी सोच के प्रति हमारी जो सोच खराब हो गई ना, क्योंकि सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ के लोगों को किसी सरकारी चीज से प्यार नहीं। नौकरी सरकारी सबसे अच्छी, बाकी सब बेकार। तो आप लोगों से मैंने बहुत समय लिया, अब मैं सुनील महाराज जी को भी आमंत्रित करूंगा कि कम शब्दों में आप लोगों को कुछ जैविक कृषि और पर्यावरण के विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। इसके बाद फिर हम लोग आप लोगों को जो प्रश्न है उनके सवाल जवाब करेंगे, ठीक है।